today we are going to discuss all the activities of chapter electricity. So we are going to discuss each and every activity in detail. So the first activity says set up a circuit as shown in the figure 11.2 consisting a nichrome wire XY of length says 0.5 meter and ammeter, a voltmeter and 4 cells of 1.5 वोल्ट ईच। सो यहाँ पे आपको एक सेटअप क्रिएट करना है जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है 11.2 में। एंड आपको एक वायर लेनी है जिसे हमने एक्स एंड वाई नेम दिया एंड ये वायर निक्रोम की है। निक्रोम क्या होता है? ये एक अलॉय होता है निकल का, ठीक है। एंड फिर आपको यहाँ पे एक वोल्ट मीटर एंड अमीटर लेना है, प्लस आपको 4 सेल्स लेने हैं जिनकी वोल्टेज 1.5 होनी चाहिए, ओके। देन first use only one cell as the source in the circuit. Note the reading in the ammeter for the current and reading of the voltmeter V for the potential difference across the nichrome wire XY in the circuit. Tabulate them in the table given. So आपको क्या करना है? सबसे पहले एक ही सेल को कनेक्ट करना है सर्किट के साथ, सारे सेल्स को नहीं, ओके। एंड आपको क्या करना है? आपको नोट करनी है अमीटर की रीडिंग करंट के लिए एंड वोल्टमीटर की रीडिंग फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द निक्रोम वायर, ठीक है, जो कि XY है। नेक्स्ट कनेक्ट टू सेल्स इन द सर्किट and note the respective reading of the ammeter and voltmeter for the value of current through the nichrome wire and the potential difference across the nichrome wire. फिर आपको 2 सेल्स कनेक्ट करने हैं सर्किट में, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद आपको नोट करना है कि उनकी रीडिंग्स अमीटर एंड वोल्टमीटर में क्या आ रही है फॉर द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द निक्रोम वायर एंड फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस निक्रोम वायर। Then what you have to do, you have to repeat the above steps using 3 cells and then 4 cells in the circuit respectively. So आपको फिर ये एक्टिविटी 3 और 4 सेल्स के साथ रिपीट करनी है, उनको कनेक्ट करके, जैसे हमने 1 और 2 सेल्स कनेक्ट करे थे, ओके। Then what you have to do, you have to calculate the ratio of V to I for each pair of potential difference V and current I, okay. So आपको क्या करना है? आपको VI का मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट का रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द ग्राफ। फिर आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है एंड उसका नेचर भी बताना है ग्राफ का, ओके। सो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हमने ऐड किए एक से ज़्यादा सेल सर्किट में, ठीक है, 1 to 4 हमने किए थे ना स्टेप बाय स्टेप। सो बोथ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर एंड द करंट इंक्रीज प्रोपोर्शनली। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जो करंट होता है वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज करता है, मतलब कि अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा। आपको पता है कि ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ठीक है। सो हमें टेबल बनानी थी, तो जब हमने फर्स्ट सेल लगाया एंड हमने देखा कि हमारा करंट तब कितना आ रहा है, 0.15 आ रहा है। सिमिलरली हमने सेकंड किया, उसमें हमारा करंट 0.30 आया। थर्ड केस में हमारा करंट 0.45 आया एंड फोर्थ केस में हमारा करंट 0.60 आया। एंड पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट केस में 1.5 आया एंड सेकंड केस में 3.0 एंड थर्ड केस में 4.5 एंड फोर्थ केस में 6.0। एंड जो रेशियो आया हमारा V बाय I का कितना आया? 10, सब में ही 10 आया, ठीक है। सो फिर हमसे बोला था कि ग्राफ ड्रॉ करो, तो हमने क्या देखा ग्राफ में कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे हम V से डिनोट कर रहे हैं वो y एक्सिस में है। वहीं अगर हम बात करें करंट की तो वो x एक्सिस में है, ठीक है। एंड इट यील्ड्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। एंड ये एक स्ट्रेट लाइन हमें देता है, ठीक है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टेंस को, ओके, जो कि हमें रेजिस्टेंस बताता है, ठीक है, वो क्या है? स्लोप। सो जो रेशियो होता है ना VI ग्राफ का वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट ही रहता है हर एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। एंड ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही है फॉर निक्रोम वायर। जो भी हम वायर यूज़ करेंगे ये उसके लिए हमें रेजिस्टेंस शो करेगी कि उस वायर में कितना रेजिस्टेंस है, अगर इतनी इतनी वोल्टेज और करंट उससे पास हो रही है तो, ठीक है। देन ओम्स लॉ को ये वेरीफाई करता है, आपको पता है VI ग्राफ, राइट। This confirms that the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its ends, assuming the temperature remain constant. So ये क्या बोल रहा है कि जो ये ग्राफ है वो कंफर्म करता है कि जो भी करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के,
ठीक है, अक्रॉस इट्स एंड। ओके, और हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। ओके, सो आप ग्राफ में देख सकते हो किस तरह से अगर हमारा करंट 0.0 है तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा, लेकिन वहीं अगर हमारा करंट 0.5 है तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा होगा, समथिंग 1 और 2 के बीच में। ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। सो देखो, ये मैंने आपको बता दिया कि ये वेरीफाई करता है ओम्स लॉ को। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको एक निक्रोम वायर लेनी है, एक टॉर्च लेना है एंड एक बल्ब लेना है जिसका जो कितने वाट का होना चाहिए, 10। ओके, एंड एक आपको अमीटर लेना है जिसकी रेंज अप्रोक्सीमेटली 0 से 5 एम्पियर तक होनी चाहिए, एंड आपको प्लग और की लेनी है प्लस कुछ कनेक्टिंग वायर्स लेनी है। ठीक है, सेट अप द सर्किट बाय कनेक्टिंग 4 ड्राई सेल्स of 1.5 volt each in series with the ammeter, leaving a gap XY in the circuit as shown in the figure 11.4. So आपको 11.4 फिगर दिया हुआ है, सेम आपको ऐसा सेटअप बनाना है। आपको क्या करना है, 4 ड्राई सेल्स लेने हैं जो कि 1.5 वोल्ट के होने चाहिए एंड हर एक को आपको सीरीज में लगाना है, ना कि पैरेलल में। ओके, देन आपको क्या करना है, अमीटर भी लगा देना है। आपको पता है अमीटर भी सीरीज में लगता है। ओके, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लीव अ स्पेस। आपको क्या करनी है, स्पेस लीव कर देनी है एक्स और वाई के लिए। ठीक है, देन कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द निक्रोम वायर इन द गैप। तो जो हमने वो एक्स वाई गैप छोड़ा था ना, वहां पर अब हमें निक्रोम वायर लगा देनी है एंड सर्किट को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, एंड आप प्लग एंड की को भी वहां पर अटैच कर दो। ओके, फिर आपको अमीटर की रीडिंग को नोट डाउन करना है एंड जब भी आप करंट को मेजर करोगे सर्किट से, उसके बाद आपको प्लग से की को निकाल देना है। ओके, रिप्लेस द निक्रोम वायर विद अ टॉर्च बल्ब। फिर आपको क्या करना है, निक्रोम वायर को एक्स वाई की प्लेस से हटा देना है एंड वहाँ पे एक टॉर्च बल्ब लगा देना है। ओके, इन द सर्किट। फिर आपको क्या करना है, उसमें से जितना भी करंट पास हो रहा है आपको उसको मेजर करना है। ठीक है, एंड ये आप कहाँ पे देखोगे, अमीटर पे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एक्स वाई गैप में बल्ब को लगा देना है एंड अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट आउट करना है। ठीक है, are the ammeter reading different for different components? Connect in the gap XY. What do the above observation indicate? So ये कह रहा है कि अमीटर की रीडिंग हर एक केस में क्या डिफरेंट आएगी एंड जो भी हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है वो क्या इंडिकेट करता है, ये हमें बताना है। ठीक है, यू मे रिपीट दिस एक्टिविटी बाय कीपिंग एनी मटेरियल कंपोनेंट इन द गैप। एंड आप इस एक्टिविटी को किसी भी मटेरियल के साथ रिपीट कर सकते हो। ठीक है, ऑब्जर्व द अमीटर रीडिंग इन ईच केस, एनालाइज द ऑब्जर्वेशन। एंड आपको ऑब्जर्व करनी है अमीटर की रीडिंग हर एक केस में एंड एनालाइज करना है अपनी ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब हमने निक्रोम वायर लिया था ना, जो कि अमीटर की एक मॉडरेट रीडिंग हमें शो करता है, लेकिन जब हमने टॉर्च बल्ब लिया तो वो हमें अमीटर में बहुत ज़्यादा हाई रीडिंग शो करता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ, जब मैंने 10 वॉट का बल्ब लिया तो वहाँ पे मुझे बहुत ही कम अमीटर की रीडिंग देखने को मिली। एंड हमसे क्वेश्चन पूछा था ना कि आर द अमीटर रीडिंग डिफरेंट, क्या अमीटर की रीडिंग डिफरेंट है? ऑफ कोर्स अमीटर की रीडिंग क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हमें क्या शो करता है, डिफरेंट अपोजिशन शो करता है, इसकी वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग देखने को मिल रही है। एंड आपको पता है हर एक केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो भी डिफरेंट होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ओके, एंड ओम्स लॉ के बारे में भी आपको पता है, राइट? सो एक्सटेंड एनालिसिस देखो अब कि जो गुड कंडक्टर होते हैं जैसे कॉपर, उनके पास हाई करंट होता है एंड लो रेजिस्टेंस होता है। अब देखो निक्रोम ने हमें क्यों मॉडरेट अमीटर की रीडिंग दी, क्योंकि एक रेजिस्टर है, मतलब इसमें से ना मॉडरेट करंट फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ इंसुलेटर्स की, जैसे कि रबर, उसमें से तो ज़ीरो करंट पास करता है क्योंकि उसमें इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ गुड कंडक्टर्स की, जिनमें हाई करंट होता है, उनकी क्या होती है, लो रेजिस्टिविटी होती है। तो मतलब कि टॉर्च बल्ब की क्या होगी, लो रेजिस्टिविटी होगी। क्यों? क्योंकि वो हमें हाई रीडिंग दिखा रहा है अमीटर में, मतलब कि उसमें से करंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पास हो रहा है। ओके, now moving on to the next activity, which is third activity, which says complete an electric circuit consisting of a cell, an ammeter, a nichrome wire of a length 1 meter and a plug key as shown in figure 11.5. So आपको ये करना है, आपको सर्किट को कंप्लीट करना है। ठीक है, जिसमें क्या है, एक सेल है, एक अमीटर है एंड एक निक्रोम की वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। ओके, एंड उसमें एक प्लग की भी है और ये आपको फिगर में दिखाया गया है 11.5। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्लग द की। ठीक है, आपको की को प्लग करना है एंड अमीटर में करंट की रीडिंग को नोट आउट करना है। ओके, रिप्लेस द निक्रोम वायर बाय द अनदर निक्रोम वायर ऑफ सेम थिकनेस बट ट्वाइस द लेंथ, दैट इज 2L।
ठीक है, आपको क्या करना है, आपको निक्रोम वायर ही लेनी है, लेकिन अब इसकी लेंथ ट्वाइस होगी पहले वाली की लेंथ के, ओके। एंड अगर मैं बात करूँ थिकनेस की, वो सेम ही रहेगी। फिर आपको फिर से अमीटर की रीडिंग को नोट आउट करना है। नाउ रिप्लेस द वायर बाय अ थिक निक्रोम वायर ऑफ अ सेम लेंथ L. A thicker wire has a larger cross-sectional area. Again, note down the current through the circuit. तो आपको क्या करना है, अब फिर से आपको निक्रोम वायर को रिप्लेस कर देना है, लेकिन इस बार उनकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए पहले वालों से, ठीक है। इस बार हमारी थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए, ओके। एंड लेंथ जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। अगर आपकी जो निक्रोम की वायर है वो ज़्यादा थिकर होगी तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी थिक होगा, ठीक है। फिर से आपको करंट की रीडिंग क्या करनी है, नोट आउट करनी है सर्किट में, ठीक है। देन इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ निक्रोम वायर, कनेक्ट अ कॉपर वायर इन द सर्किट। फिर आपको निक्रोम वायर की जगह कॉपर वायर का यूज करना है सर्किट में, ओके। लेट द वायर बी ऑफ द सेम लेंथ एंड द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज दैट ऑफ द फर्स्ट निक्रोम वायर। सो जो पहले हमने निक्रोम वायर ली थी सेम उसी लेंथ की एंड थिकनेस की हमें क्या करनी है, कॉपर की वायर लेनी है, ठीक है, ताकि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या हो, सेम हो, ठीक है। एंड फिर से आपको करंट की वैल्यू नोट आउट करनी है। नोट द डिफरेंस इन द करंट इन ऑल केसेस। फिर हर केस में हमें करंट में क्या डिफरेंस आया है वो नोट आउट करना है, ठीक है। डज द करेंट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या करेंट डिपेंड करता है लेंथ पर कंडक्टर की, ये भी हमें बताना है। तो और क्या करेंट डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया में वायर की, वो भी हमें बताना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं, येस द करेंट डिपेंड्स ऑन द बोथ लेंथ एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। सो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें पता चलता है कि हाँ, कि जो हमारा करंट है वो दोनों ही लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो जब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं ना कि जो करंट है वो डिक्रीज हो जाता है टू हाफ व्हेन द वायर लेंथ इज डबल। सो करंट क्या होता है, हाफ हो जाता है कब, जब हम वायर की लेंथ को डबल कर देते हैं। तो मुझे कैसे पता चला, हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं एंड हमने चैप्टर में अच्छे से रेजिस्टेंस के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, इससे हमें पता चला, ठीक है। रीजन क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ, है ना। आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा, रो इज इक्वल्स टू L बाय A। सो रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कम होगा। वहीं अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ वो भी बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस रोकता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से, राइट। अब देखो अगर वायर बहुत ज़्यादा लॉन्ग है तो करंट कम फ्लो होगा, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ओके। अगर मैं बात करूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया की, तो मैंने बताया ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है। एंड अगर आपकी वायर थिकर होगी तो ये करंट को इजीली फ्लो होने में हेल्प करेगी। सो फर्स्ट केस में हमने क्या देखा, जब हमने निक्रोम वायर लिया था जिसकी लेंथ L थी, राइट, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी थी, A थी, तो तब हमने देखा कि जो करंट की रीडिंग थी वो बेस लाइन पर थी। लेकिन जैसे ही हमने डबल करी लेंथ तब हमारे करंट क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। लेकिन जैसे हमने थिक किया अपनी वायर को तो करंट इंक्रीज हो गया। एंड फोर्थ केस में हमें कॉपर वायर का यूज करना था, राइट। तो वहाँ पे हमने क्या देखा, जो करंट है वो इंक्रीज हो जाती है, क्यों, क्योंकि जो कॉपर होता है ना उसके पास लो रेजिस्टिविटी होती है देन निक्रोम के पास ज़्यादा होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कॉपर, ओके। Now moving on to the fourth activity, which says join 3 resistors of a different value in series. Connect them with a battery, an ammeter and a plug key. As shown in figure 11.6, you may use the resistor of values 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, etc. and a battery of 6 volt for performing this activity. So आपको क्या करना है, आपको 3 resistors सीरीज में कनेक्ट करने हैं, ठीक है, एंड उनको कनेक्ट करना है एक बैटरी से, अमीटर से एंड एक प्लग की से, ओके। फिर इसमें बोला गया है कि आप रेजिस्टर्स की वैल्यू 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम ले सकते हो रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एंड बैटरी आप 6 वोल्ट की ले सकते हो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, की प्लग करनी है एंड अमीटर की रीडिंग नोट आउट करनी है। फिर आपको क्या करना है, अमीटर की पोजीशन को चेंज करना है एनीवेयर बिटवीन द रेजिस्टर, ठीक है। नोट द अमीटर रीडिंग एंड हर एक केस में आपको अमीटर की रीडिंग को नोट आउट करना है। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द अमीटर। तो क्या आप कोई भी चेंज देख पाते हो इस केस में, ये आपको बताना है, ठीक है।
सो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमें कोई भी चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हमें पता है अमीटर सीरीज में लगता है, एंड जब भी सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए होते हैं तो क्या होगा, आपका जो करंट है वो चेंज नहीं होगा, इसमें करंट क्या होता है, सेम ही रहता है। लेकिन अगर पैरेलल में होते हैं आपके रेजिस्टर्स तो क्या होता है, आपका करंट चेंज होता लेकिन वोल्टेज सेम रहती। लेकिन यहाँ सीरीज वाले केस में क्या होता है, करंट सेम रहता है, वोल्टेज क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, सो की ऑब्जर्वेशन देखो, कांस्टेंट करंट, तो यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट रहता है करंट। इन द सीरीज सर्किट देयर इज ओनली वन सिंगल पाथ, क्या होता है यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पाथ होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट सिंगल पाथ में ही घूम रहा होता है। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोज थ्रू एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट, एंड जिसकी वजह से सर्किट के हर एक पार्ट में से क्या होता है, सेम अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, एंड ये इंडिपेंडेंट होता है पोजीशन के, मतलब कैसे देखो, वेदर द अमीटर इज प्लेस्ड बिफोर द फर्स्ट रजिस्टर और बिटवीन एनी टू रजिस्टर और आफ्टर द लास्ट रजिस्टर द रिकॉर्ड करंट वैल्यू डज नॉट चेंज। कहीं पर भी आप अमीटर को लगाओ, भले ही आप टू रेजिस्टेंस के बीच में लगाओ या फिर सबसे फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस से पहले लगाओ या फिर लास्ट वाले रेजिस्टेंस के बाद लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सर्किट तो सीरीज में है ना, करंट हर जगह पर सेम अमाउंट में फ्लो हो रहा है। ओके, तो रीडिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सारे ओम्स को प्लस कर दो, है ना, क्योंकि सीरीज में क्या करना होता है, हमें सिंपली प्लस कर देना होता है। 1 2 3 को प्लस करो, कितना आएगा, 6 आएगा, राइट। एंड बैटरी कितनी थी, 6 वोल्ट की थी। अब ओम्स लॉ लगाओ, अब हमें क्या निकालना है, करंट। तो करंट निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, V/R। ठीक है, तो वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट है, एंड रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम, है ना। सो कितना आएगा आंसर, 1 एम्पियर, मतलब कि पूरे सर्किट से 1 एम्पियर करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, हर जगह पर वो सेम होगा। द अमीटर विल रीड 1 एम्पियर एट एवरी सिंगल पोजीशन, तो हर एक पोजीशन पे हमें कितना मिलेगी रीडिंग, 1 एम्पियर। ओके, now moving on to the next activity, which is fifth activity, in which what you have to do, so what you have to do, you have to insert a voltmeter across the end XY of the series combination of 3 resistor as shown in figure 11.6। जैसे कि 11.6 फिगर में दिखाया गया है कि आपके सीरीज में क्या लगे हुए हैं, रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो उनके अक्रॉस आपको क्या करना है, वोल्टमीटर लगाना है। ओके, प्लग द की इन द सर्किट एंड नोट द वोल्टमीटर रीडिंग, फिर आपको की को प्लग करना है एंड वोल्टमीटर की रीडिंग को नोट आउट करना है सर्किट में। ठीक है, फिर आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट आउट करना है। ओके, इट गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर, लेट इट बी V। नाउ मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी कंपेयर टू द वैल्यूज। वोल्टमीटर की रीडिंग को नोट करने से क्या होगा, आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चलेगा अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, एंड फिर आपको ये करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, कहाँ पर, अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, बैटरी के टू टर्मिनल पे आपको ये करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। टेक आउट द प्लग की एंड डिस्कनेक्ट द वोल्टमीटर। अब आपको जो आपकी प्लग की थी उसको क्या करना है, निकाल देना है एंड डिस्कनेक्ट कर देना है वोल्टमीटर से। ठीक है, एंड वोल्टमीटर को भी डिस्कनेक्ट कर देना है। नाउ इंसर्ट वोल्टमीटर अक्रॉस द एंड X एंड P। X और P पॉइंट जहाँ पे आपको दिख रहा है ना, वहाँ पे आपको क्या करना है, वोल्टमीटर लगा देना है। ठीक है, फर्स्ट रजिस्टर के वहाँ पे, मतलब जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, प्लग द की एंड मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट रजिस्टर। फिर आपको फर्स्ट रजिस्टर में क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। सिमिलरली फिर सेकंड में करना है एंड थर्ड में करना है। ठीक है, लेट दीज वैल्यू बी V1 V2 एंड V3। सो पहले वाले की पोटेंशियल डिफरेंस को हम V1 से रिप्रेजेंट करेंगे एंड सेकंड वाले को V2 से एंड थर्ड वाले को V3 से रिस्पेक्टिवली। ठीक है, डिडक्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन V1 V2 V3 एंड V। आपको क्या करना है, V जो सबसे पहले हमने X और Y के बीच में लगाया था, हमने उसको V लिया था, राइट के, और V1 V2 और V3 के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। ओके, सो हम यहाँ पे क्या नोटिस करते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने लिख दिया है कि आपको किस तरह से ये करना है, कि आपको पहले कनेक्ट करना है रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। ठीक है, एक लाइन में एंड टू एंड बिटवीन टर्मिनल X एंड Y। ठीक है, 2 पॉइंट है X एंड Y, फिर वहाँ पे एक की लगा देनी है ना, मीटर लगा देना है, फिर आपको वोल्टेज मेजर करनी है। ठीक है, जब हम इंसर्ट करते हैं वोल्टमीटर को अक्रॉस द एंड ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर R1। ठीक है, एंड फिर आपको क्या करना है, क्लोज कर देनी है की को और डिस्कनेक्ट कर देना है वोल्टमीटर को। ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग को भी नोट आउट करना है। फिर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या लगाना है, 1 बाय 1 वोल्टमीटर लगा देना है। ठीक है, अक्रॉस देयर एंड। ओके, सो हम यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करते हैं, हमें पता है कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब कि यू विल ऑब्जर्व दैट द सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टमीटर रीडिंग इज इक्वल्स टू द टोटल
रीडिंग अक्रॉस द वोल्ट मीटर। तो जितनी भी आपकी रीडिंग वोल्ट मीटर 1 में आई होगी, 2 में आई होगी, 3 में आई होगी, वो किसके बराबर होगी? टोटल वोल्ट मीटर के बराबर होगी, ठीक है। एंड करंट का क्या होता है? द करंट रिमेन्स द सेम। आपको मैंने अभी बताया इससे पहले वाली एक्टिविटी में कि जो करंट होगा सीरीज में क्या होता है? सेम रहता है। द अमीटर रीडिंग डज नॉट चेंज, इसलिए अमीटर की रीडिंग चेंज नहीं होगी रिगार्डलेस ऑफ वेयर इट इज प्लेस्ड, ठीक है। कहाँ उसको प्लेस किया है वो मैटर नहीं करता। सो देखो एक बार इसको ड्राइव कर लेते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। हमें पता है R1 के अक्रॉस क्या हो रहा होगा? हमारा वोल्ट मीटर 1 होगा वहाँ पे, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे वहाँ पे वोल्टेज? ओम्स लॉ लगा के IR, ठीक है। और R कैसा? रेजिस्टेंस 1। एंड अक्रॉस द रजिस्टर 2 हम क्या करेंगे? वोल्टेज कैसे निकालेंगे? अगेन ओम्स लॉ से। सिमिलरली थर्ड में भी हम ओम्स लॉ से निकालेंगे, बस रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा 1 2 3 एंड करंट सेम ही रहेगा, ठीक है। सो अक्रॉस द होल सर्किट हम क्या कर रहे हैं? V इज इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ लगा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अगर हमें पूरे सर्किट में निकालना है तो हम क्या करेंगे? V इज इक्वल्स टू IRS लगाएंगे। सो यहाँ पे RS क्या है? ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। सो देखो IRS इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। सो जब हम इनको डिवाइड करेंगे साइड बाय साइड, करंट तो सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब कि रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 को हम अगर एक साथ ऐड करें तो ये किसके इक्वल आएगा? टोटल रेजिस्टेंस के, जो कि सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस है उसके इक्वल आएगा, ओके। सो हम यहाँ पे फाइनली क्या कंक्लूड कर पाते हैं? व्हेन द सेवरल रेजिस्टर्स आर जॉइंड इन द सीरीज, the equivalent resistance of the combination equal to the sum of their individual resistance। तो जो equivalent resistance है वो किसके इक्वल है? वो अपने individual resistance के इक्वल है, ठीक है। making the total resistance larger than any single component, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जो total resistance हो रहा है वो ज़्यादा हो जा रहा है than single component, okay। now moving on to the next activity, which is sixth activity, in which what you have to do, you have to make a parallel combination XY of 3 resistor having resistance R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। तो आपको क्या करना है? अब आपको एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। एक्स वाई के अक्रॉस आपको 3 रेजिस्टेंस लगाने हैं, वो भी पैरेलल में, ठीक है, ना कि सीरीज में। एंड इनको हमें नेम देना है R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली, ओके। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कनेक्ट इट विद अ बैटरी। आपको यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करनी है, एक प्लग की कनेक्ट करनी है एंड एक अमीटर लेना है आपको, एंड एक वोल्ट मीटर भी आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है रेजिस्टर्स के पैरेलल में, ओके। जैसे कि आपको 11.10 फिगर में दिखाया गया है। फिर आपको की को प्लग कर देना है एंड नोट करनी है अमीटर की रीडिंग। लेट द करंट बी I, ऑल्सो टेक द वोल्ट मीटर रीडिंग। एंड करंट को हम यहाँ पे I लेंगे। फिर हमें क्या करना है? वोल्ट मीटर की भी रीडिंग को देखना है, ठीक है। इट गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस V। ये क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस देता है हमें V अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन, ओके। और जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना अक्रॉस ईच रेजिस्टर, उसको हम V से डिनोट करेंगे, ओके। दिस कैन बी चेक्ड बाय कनेक्टिंग द वोल्ट मीटर अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर। और एंड इसे हम कैसे चेक कर सकते हैं? सो हर एक रेजिस्टर के वहाँ पे हम इस वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट करके पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको प्लग को हटा देना है की से, ठीक है। फिर आपको अमीटर और वोल्ट मीटर भी रिमूव कर देने हैं सर्किट से। Then what you have to do, you have to insert the ammeter in series with the resistor R1। R1 के साथ आपको क्या करना है? अमीटर लगा देना है सीरीज में, ठीक है, जैसे कि फिगर 11.11 में दिखाया गया है। नोट द अमीटर रीडिंग I1। फिर आपको क्या करनी है? I1 मतलब कि अमीटर की रीडिंग नोट आउट करनी है, ठीक है, कि उसमें से कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है। Similarly, measure the current through R2, R3. Let these be I2, I3 respectively। फिर आपको करंट मेजर करना है R2 और R3 से। जो भी करंट इसमें से फ्लो हो रहा होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? I2, I3 से रिस्पेक्टिवली, ठीक है। What is the relationship between I and I1, I2, I3? तो जो I है, I क्या है? टोटल सर्किट का करंट है, एंड I1 क्या है? फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I1। फिर I2, I3 भी ऐसे ही है, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमें बताना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं? द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट इज I is equals to I1 plus I2 plus I3। मतलब कि in a parallel circuit the total current entering in the combination divide among the individual branches, meaning the total current is the sum of the current flowing through each resistor। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होता है? यहाँ पे ना हर एक रेजिस्टर से जितना भी करंट फ्लो हो रहा है वो टोटल करंट के क्या है? सम के बराबर है, ठीक है, टोटल करंट के बराबर है, ओके। सो देखो की ऑब्जर्वेशन, पैरेलल सर्किट में क्या होता है? जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, एंड वोल्टेज क्या होती है? सेम रहती है, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे भी हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे कि I1 इज इक्वल्स टू V बाय R1, ठीक है, क्योंकि हमें करंट निकालनी है, राइट। सो I को निकालने के लिए हमें
आर को डिवीजन में भेजना पड़ेगा, राइट। सो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे I1 इज इक्वल टू V/R1, ठीक है, फर्स्ट रजिस्टर में से करंट निकालने के लिए। सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड में से, सो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, देखो, द टोटल रेजिस्टेंस Rp इज गिवन बाय 1/Rp, क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल होता है ना, पैरेलल में हम कैसे निकालते हैं, 1/Rp करके निकालते हैं, ठीक है। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल हो जाएगा 1/R टोटल के, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर पाते हैं कि जो पैरेलल सर्किट होता है ना, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हर एक कंपोनेंट में क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, मतलब कि सेम होता है, राइट। बट करंट क्या होती है, हर एक उसमें डिफरेंट होती है, ठीक है। प्लस जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है ना, वो लेस होता है, मतलब कि कम होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।